एक्सरसाइज 4.6 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में देखो कुछ नहीं बताना है हमने, जो हमने पिछली एक्सरसाइज की हैं और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4.6 से एक्सरसाइज जितने भी पहले हैं सभी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जितना भी सीखा, जितना भी पढ़ा, वो लगभग इस एक्सरसाइज के अंदर आ जाएगा आपका। जैसे डिटरमिनेंट निकालना 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, ठीक है, सब कुछ मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछला जितना भी किया है लगभग वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और एक बात और बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज से यानी 4.6 एक्सरसाइज से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। लगभग 7-8 साल हो गए कॉन्टीन्यूसली आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना इस एक्सरसाइज को। ये कितने मार्क की है ये एक्सरसाइज? 6 मार्क्स की, बहुत ध्यान से देखना। तो देखो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। देखो इस एक्सरसाइज में बोला क्या हुआ है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है हमने इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। बोलते हैं देखो भाई क्या कि मैट्रिक्स का कहाँ यूज है, तो यहाँ भी यूज है। जब कोई इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में या 3 वेरिएबल्स में या 4 वेरिएबल्स में या 5 वेरिएबल्स में अगर दे रखी हैं इक्वेशन, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दे रखी है लीनियर इक्वेशंस, हम उनको बाय मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दिया हो आपने 10th क्लास में भी निकाला था, सेम थी ऐसी इक्वेशंस। तो उसमें 3 मेथड होते थे हमारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि। ठीक है, सोल्व किया था या नहीं किया था? तो देखिए अब हम किस मेथड से सीखने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये लाइन जरूर लिखना, क्या गिवन सिस्टम ऑफ equations can be written in the matrix form। मैंने क्या किया, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऊपर जो दे रखे हैं उनको किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, देखिए ध्यान से, लेट पहली जो मैट्रिक्स है वो ए मान लिया, पी भी रख सकते हो, क्यू भी रख सकते हो, एज यू विश, जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स ही मानो आप। मैंने क्या मान लिया? ए मैट्रिक्स नाम रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स। एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने रो वाइज अरेंज करना है, रो वाइज। ठीक है, जैसे कि x + 2y = 2 दे रखी है पहली इक्वेशन, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कोफिशिएंट क्या होता है? x जो भी वेरिएबल उसके मल्टीप्लाई में जो होगा वो क्या होगा? कोफिशिएंट होगा उस वेरिएबल का। जैसे कि मैं कहूँ x का कोफिशिएंट बताइए, तो x की मल्टीप्लाई में क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। y के मल्टीप्लाई में क्या है? 2, तो 1 2 ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन को पकड़िए, x और y के वेरिएबल के कोफिशिएंट बताइए, मुझे बताइए, 2 और 3। ठीक है, अब x मैट्रिक्स को मान लेंगे और x मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो क्या लिखे जाएंगे? वेरिएबल्स, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुए हैं, और उनको कॉलम वाइज। देखो रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, ऐसे। ठीक है, ऐसे, जैसे कि मैंने 1 और 2 को लिखा ना, तो रो वाइज ऐसे होगी। कॉलम क्या होती है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, ऐसे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या जो एलिमेंट लिखेंगे वो वेरिएबल लिखेंगे, और वो भी कॉलम वाइज। तो आपने वेरिएबल कहाँ से लेना है? जो इक्वेशन दे रखी है हमें उनमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, कौन कौन से? x और y, तो x और y कॉलम वाइज लिख लोगे। मान लो यहाँ पे z और होता, x + 2y + 3z ऐसे होता, तो मैं z को और लिख लेता नीचे। ठीक है, फिर हमारी बी मैट्रिक्स और होगी। बी मैट्रिक्स को क्या करना है? बी मैट्रिक्स देखिए, बी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है
वो कौन से लिखने हैं आपने, जो इज इक्वल टू में एलिमेंट आए हुए हैं, ठीक है। ये भी कॉलम वाइज लिखने हैं 2 और 3। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हैं 1 से लेकर 4 तक, सिर्फ हमने इसमें क्या बताना है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो मतलब हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है इन इक्वेशंस की, ठीक है। देखो कंसिस्टेंट कब होगा, जब मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट जो दे रखा है, डिटरमिनेंट जो आएगा हमारे पास वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। अगर वो 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी बात किस पे डिपेंड करती है, डिटरमिनेंट पे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट का साइन है भाई, ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। मतलब इसके अंदर अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, तो ये जो फॉर्मेशन आएगी वो उसी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, ठीक है। यानी ये क्लोज ब्रैकेट हट जाएंगी और ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इसका, डिटरमिनेंट अगर निकाल रहे हो तो ऐसे अरेंजमेंट करनी है इसकी। अगर मैट्रिक्स दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करनी है 2 मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ही साइन रखना आपने, डिटरमिनेंट का नहीं रखना है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 1 2, हाँ 1 2 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, 1 2 2 3। अब देखिए ये हो गया 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। 2 × 2 मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 2 × 2 यानी इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, 1 और 2। इसलिए रो सबसे पहले लिखी जाएगी, बाद में कॉलम लिखी जाएगी। तो देखो इसमें कितनी रो है, 2, और कॉलम कितनी है, 3 2, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 2 × 2। मान लो यहाँ पे ऐसे होता 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने ऑर्डर की होती, यहाँ पे देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाता है 2 × 3, ध्यान रखना, ठीक है। और ऑर्डर जब भी लिखते हैं किसी मैट्रिक्स का तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लास्ट वाले कोने में, ठीक है। सबसे पहले रो देन कॉलम, आया समझ में। तो अब देखिए हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट देखिए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है। फिर देखो लेफ्ट टू राइट, फिर माइनस राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू राइट जो भी रिजल्ट है उसको लिख देंगे, फिर बीच में माइनस, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई, यानी 4 क्या आ गया, 3 - 4, 3 - 4 कितना है भाई, -1, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होगी, इज नॉन सिंगुलर एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में बोलिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए ना तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर हो जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। बोलो समझ में आया नहीं आया, बस क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। सभी में हमने ऐसा ही करना है। अब देखो सेकंड थर्ड खुद करना, मैं 4th क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। और एक बात सुनिए, अगर यही क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ जाए, क्योंकि 1 नंबर में तो हमें टाइम सेव करना है, ऐसा थोड़ा ना कि 1 नंबर के लिए हम इतना काम कर देंगे, 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करोगे या 4 मिनट में, तो आपने जस्ट 30 सेकंड में सोल्व कर देना है। कैसे, जो x और y के कोफिशिएंट है आपने इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 1 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4, यानी 3 - 4 = -1, और -1 डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन कर लिया। अगर आ जाए आपका 2 मार्क्स में तो आपने ये काम करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने क्या बताना है कि भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दे रखी हैं वो क्या हैं, ये देखना है हमने कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वहीं ये लाइन जरूर लिखनी है भाई,
गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऊपर दे रखी हैं उनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। और लेट अब ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनाएंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। आप बताइए भाई, आप बनवाइए, बोलिए जल्दी। 1 1 3 कहाँ से आ गया, ऊपर वाले को बतानी है ऐसे। 1 1 2 3 2 1 ए है भाई, अब यहाँ पे ए 2a, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स और बताइए, एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स और बताइए, 1 2 4। वेरी गुड। अब देखिए, अब आगे करते हैं। मैंने बताया था ना ये जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड करता है, डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। देखो नोट बाद में कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन को नोट करने का, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सारा जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 3 2 और a 2a। अब देखिए ध्यान से, क्या अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। 3 × 3 का जो डिटरमिनेंट है वो एक्सपेंडिंग मेथड से निकालेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। ये एक्सपेंडिंग मेथड क्या है, ध्यान से देखना। आपने देखो, अगर ये होगी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, R1। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, R2। ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो R3, ठीक है। इसी तरह से ये पहली वर्टिकल लाइन बनेगी तो C1 हो गया, ठीक है ना। ये वाली C1 यहाँ पे लिख देता हूँ, C1 ये वाली, और ये क्या हो जाएगी C2, ये क्या हो जाएगी C3, ठीक है। तो मैंने किसको एक्सपेंड किया है, R1 को। तो आपने जिसको भी एक्सपेंड किया है आपने उसके पहले एलिमेंट को देखना है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो देखिए ये R1 है, ठीक है, इसका पहला एलिमेंट ये है, तो इसकी पोजीशन देखने, इट मीन्स ये कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 1 है, वो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट में है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो यानी जब ये एलिमेंट लिखते हैं ना, स्मॉल एलिमेंट से, स्मॉल लेटर से नोट करेंगे, यानी A11। अगर यहाँ पे रो और कॉलम की पोजीशन का सम यानी 1 और 1 2, अगर यहाँ पे E1 आ गया, क्या आ गया, E1, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे ओड आ जाए तो आपने नेगेटिव से स्टार्ट करना है। अब देखिए ये पोजीशन 1 और 1 कितना आ गया, 2 इवन नंबर है या नहीं, इवन नंबर यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर आ गया। तो कैसे नंबर लेंगे, अब इनको रफ कर देता हूँ मैं। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, प्लस से, ठीक है, यानी यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब दोबारा सुनिए, मान लो मैंने R2 को एक्सपेंड किया होता, R2 को, तो R2 कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो इसके एलिमेंट की पोजीशन यानी 2 की पोजीशन देखते हैं, ये कौन सी रो में है, फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, और ये फर्स्ट में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, यानी A21। तो देखो 2 + 1 3 हो गया, यानी ओड आ गया। ओड आती मैं कैसे लेता है एलिमेंट, माइनस प्लस माइनस, ऐसे लेता हूँ। बोलो समझ में आया। अब देखिए मैंने किसको एक्सपेंड कर रखा है अभी, R1 को, ठीक है, R1 को एक्सपेंड कर रखा है। तो पहला एलिमेंट यानी प्लस, देखिए अब डिटरमिनेंट ऑफ A = 1, ठीक है। अब इसके साथ में ये लेने हैं, जिसको एक्सपेंड किया वो एलिमेंट लेने हैं। जैसे 1 लिया ना मैंने, अब इसके साथ में कौन सी रो आई, ये रो आई, और कॉलम ये आई। तो ये रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बच गया अपने पास, 3 2a 2a, यानी ये डिटरमिनेंट बच गया 3 2a 2a, यही तो बच गया अपने पास। अब वही 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कैसे, इसके साथ में मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो बताइए कितना आ गया, 6a - 2a, ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, -1
मान लो यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या लेते प्लस, ध्यान रखना -1। अब इसके साथ में ये कॉलम गई और ये रो गई। अब की बार ये 4 एलिमेंट बच गए, वही काम करना है इसके साथ में। अब ये माइंड में ही करना, माइंड में ही सेट कर लेना ऐसे, ठीक है। माइनस में 2a, नेक्स्ट एलिमेंट वही +1। अब इसके साथ में कौन सी कॉलम आई, ये और रो ये आई, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 2a - 3a। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, बोलिए कितना आया 4a - 2a। ये देखो 4a - 2a क्या रहेगा, 2a बाहर माइनस है तो माइनस का 2a - 3a - a। सिंप्लीफाई कीजिए 4a - 3a, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या आया, a आया, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, a पे। अगर हमारा a 0 आया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। अगर a नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आएगा, है ना। a पे डिपेंड होगी। अगर मान लो यहाँ पे 1 बचता, 2 बचता, -1/2 बचता, तब हम क्या सीधा ही लिख सकते थे कि भाई डज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स क्यों, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर नॉन सिंगुलर, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब a पे एक ही कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखना व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 0, जब a 0 नहीं है, इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। जब 0 नहीं आए, जब 0 अगर आ गया तो व्हेन a डज नॉट इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, देन क्या रहेगा, बोलिए इनकंसिस्टेंट भाई, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 0 अगर आ गया तो इनकंसिस्टेंट और 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें क्या बताना था हमने, सिर्फ हमने ये बताना था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। क्या, देखो 2 वेरिएबल्स में फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दी, लेकिन इसमें बोल क्या रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऊपर देखिए ध्यान से, ये लिख रखा है। अब की बार ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। आगे एक और कंडीशन लगा रखी, इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट होती हैं तो हमने आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। और कंसिस्टेंट कब होंगी, मैंने बता दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ना आए तब तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, करते हैं शुरू अब इस क्वेश्चन को। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सेम है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं 7th क्वेश्चन समझाता हूँ, 8th 9th खुद ट्राई करना। देखिए, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। लिखता हूँ यहाँ पे वही लाइन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न in the मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए, लेट ए मैट्रिक्स बोलिए क्या हो जाएगी, 5, 2, 7, 3, और एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, XY, और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 4, 5। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, 2, 7, 3, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए वही, देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई 15 माइनस, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई 14, कितना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 आया, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉन सिंगुलर। और एक बात और सुनो, अब हमने सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशन भी देखने हैं कि यूनिक है या मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन जो होंगे ना नॉन सिंगुलर के लिए, वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड क्या यहाँ पे कंसिस्टेंट, क्या भाई कंसिस्टेंट। अब देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका
कैसे होगा देखिए, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। जब भी यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आए और सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तब आपने ये लेके चलना है, मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। मान लो आपने इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, तब क्या होगा बोलिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को, देखो ये मल्टीप्लाई में है a, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, है ना, यही करते थे। जैसे 2x इज इक्वल टू 4 होता था तो 2 मल्टीप्लाई में x के तो डिवाइड में लिखते थे, लेकिन मैट्रिक्स में जो डिवीजन है उसको क्या लिखते हैं, इनवर्स। क्या लिख देते हैं, इनवर्स। यानी कोई मैट्रिक्स अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हो या लेफ्ट की राइट में लेके आ रहे हो, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो जब दूसरी साइड शिफ्ट होगी तो उसको क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स को आपने शिफ्ट किया। ठीक है, अब ये देखिए, ये a मल्टीप्लाई में मैं इसको साइड शिफ्ट करूँगा तो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब इस मैट्रिक्स की पावर क्या लिख दोगे, -1। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या जब ये इनवर्स उस साइड शिफ्ट होगा तो आपने ध्यान रखना है, अगर ये इनवर्स उस साइड शिफ्ट हो रहा है, ये मैट्रिक्स उस साइड जाके शिफ्ट हो रही है, इनवर्स हो रहा है, अगर ये गिवन मैट्रिक्स से पहले लिखा हुआ है तो उस साइड शिफ्ट कर रहे हो तो इसका इनवर्स भी राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से पहले लिखना, गलती मत करना इस चीज़ को। मान लो अगर आपने ये a उस साइड जाके a इनवर्स हुआ और पीछे लिख दिया आपने, तो b इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कुछ अलग आएगी और a इनवर्स इंटू b की मल्टीप्लाई अलग आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग है। देखो, अगर नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 तो आप बोल देते हो क्या, 6। अगर 3 इंटू 2 को पूछे तब भी कितना आएगा, 6, लेकिन मैट्रिक्स में अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो a इनवर्स इंटू क्या हो गया, b, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ से ही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, x मैट्रिक्स का हमें पता है, ठीक है, b मैट्रिक्स का भी पता है, सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, इनवर्स ऑफ a। ठीक है, तो इसको निकालेंगे। अब इनवर्स ऑफ a निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट को चेक करना पड़ेगा कि वो नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर आएगा डिटरमिनेंट, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर सिंगुलर आ गया, मतलब यहाँ पे 0 आ गया, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a देखिए क्या आया हुआ था, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a बनाया हुआ था, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज एग्जिस्ट। a इनवर्स क्या कर गया भाई, एग्जिस्ट कर गया। अब देखिए a इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। देखो, इनवर्स तो वैसे 3 मेथड से निकालते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी और कैले-हैमिल्टन प्रोसेस से भी। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रही है, किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के फिर इनवर्स पूछे तो वो प्रोसेस होता है कैले-हैमिल्टन प्रोसेस। ठीक है, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या हो, ऑपरेशंस वगैरह लगाई जाए तब उसका इनवर्स निकाला जाए, तब वो मेथड होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वो हम निकाल चुके हैं। फिर क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा बोलिए, देखिए x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b था। ठीक है, अब a इनवर्स को देखना पड़ेगा। देखो, a इनवर्स निकालने के लिए हमने मैट्रिक्स जो बनी थी, यानी डिटरमिनेंट जो आया है उसको देखना वो 0 है या नहीं है। तो देखो, डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स इज एग्जिस्ट। a इनवर्स क्या कर गया भाई, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ a की, एडजॉइंट ऑफ a की। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ a, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर a11, यानी इस मैट्रिक्स के मैंने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो a11 का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी इस 5 का मैंने कोफैक्टर निकालना है। तो
देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, चली गई तो क्या बच गया केवल 3, ये को फैक्टर आ गया पहले एलिमेंट का। इसी तरह से A12 देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैसे पता चल रहा है यहाँ पे देखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया 7, लेकिन ध्यान रखना को फैक्टर में यहाँ पे ओड आ जाए रो और कॉलम की पोजीशन का सम तो साइन चेंज करना है। अगर इवन आता है तो जो आया है वही लिखना है। तो देखो यहाँ पे ओड है तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट निकालते हैं A21 देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया -2 हो जाएगा, A22 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब इनको क्लोज ब्रैकेट में लिख देंगे, देखिए 3 -7 -2 और 5, फिर इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, यानी जो डैश है डैश किसको डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसमें जो रो हैं हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट है एलिमेंट की उनको क्या वर्टिकली अरेंजमेंट कर देंगे, यानी कॉलम बना देंगे। देखिए ये रो है इसकी कॉलम बना दो, यानी 3 -7, ठीक है, ये रो थी कॉलम बना दी, इस तरह से ये रो थी कॉलम बना दी हमने, ठीक है। तो ये जो आया ये इस मैट्रिक्स का क्या आ गया ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। और फाइनली हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था ये, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, 9 इक्वेशन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ज़्यादा इक्वेशंस हो जाएंगे फिर। देखिए A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना था 1, देखिए 1/1 इंटू क्या है एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हुआ है ये, यहाँ पे रखिए 3 -2 -7 और 5, ये आ गया हमारे पास इनवर्स ऑफ A। अब हमारे पास सब वैल्यूज हो गई हैं, x हो गया, A इनवर्स हो गया, P हो गया। अब वो सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा अब फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए A इनवर्स हमारे पास आ गया है, इनवर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 -2 -7 और 5। अब देखिए ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, ठीक है। अब देखिए x मैट्रिक्स की जगह x मैट्रिक्स रखिए, x y इज इक्वल्स टू A इनवर्स की जगह A इनवर्स रखिए 3 -2 -7 5 और B मैट्रिक्स की जगह B मैट्रिक्स रखिए 4 5, ठीक है। अब इनकी क्या करनी है आपने मल्टीप्लाई करनी है राइट हैंड साइड मैट्रिक्स पर, ठीक है इनकी। तो देखो एक बार समझ लो, क्या जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड की हॉरिजॉन्टल लाइन और इस साइड की वर्टिकल लाइन, ठीक है। पहले एलिमेंट की पहले के साथ में मल्टीप्लाई, दूसरे की दूसरे के साथ में, फिर जोड़ना है आपने। तो देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 4 के साथ में करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। -2 की 5 के साथ में करेंगे -10 आ जाएगा, समझ में आया। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में, यानी इस साइड की हॉरिजॉन्टल लाइन इस साइड की वर्टिकल लाइन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर जो रिजल्ट आए मतलब उसको प्लस करना है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में जो रिजल्ट आया उनको प्लस कर लेना, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे -10 आया, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन किसके साथ में होगी, अब आगे और तो कोई वर्टिकल लाइन बनेगी नहीं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो पे आ जाइए, सेकंड रो की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने कौन सी रो स्टार्ट कर दी सेकंड रो, इधर भी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। फिर इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में -28 और +25। तो देखिए x y कितना आया 2 और -3। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यानी पहले की इक्वल, यानी x इज इक्वल्स टू कितना आया 2, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया -3, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया -3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
अगर आपने सेटिस्फैक्शन करनी है, एक बार देखिए सेटिस्फैक्शन करनी है इस आंसर की कि ये गलत आ रहा है या सही, तो आप एक काम कीजिए, ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं ये आप इनमें से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देता हूँ एक बार, तो देखो 5x की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 2 इंटू -3, 5 2 10 -6 कितना आया 4, इसके इक्वल आना चाहिए था 4, तो हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसी में क्यों रखवाया है मैंने, इन इक्वेशंस में क्यों रखवाया है, क्योंकि ये जो x और y की वैल्यूज है वो क्या हैं, सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का, समझ रहे हो। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, यानी दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच इज सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, यानी वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो सारे क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, या फिर फैक्टर्स होंगे, या फिर जीरोज होंगे, या फिर रूट्स। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें। ठीक है, पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फिर आपने क्या करना है, इस ए इन्वर्स का यूज करते हुए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 और -2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो R1 का एक्सपेंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, बोलिए प्लस का 2। ठीक है, ये रो गई ये कॉलम, इसके साथ में -4 + 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट गई +3, ये कॉलम गई ये रो गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, -6 + 4। ठीक है, इसके साथ में फिर माइनस इसके साथ में फिर प्लस का 5। ठीक है, ये कॉलम गई ये रो गई, बोलिए 3 - 2 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे -2 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 5। तो क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ A -1 आया, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉन सिंगुलर, सो A इनवर्स इज एग्जिस्ट, A इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला लिखिए 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ A। देखिए ध्यान से, पहले 3 कोफैक्टर मैंने बताया थे, पहले 3 कोफैक्टर आप इधर से ले सकते हो। अगर आपने R1 को एक्सपेंड किया तो ध्यान रखना, यानी R1 को एक्सपेंड करने का मतलब मैंने इसको, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, इसका और इसका। ये कौन कौन से एलिमेंट है, A11 है, A12 है और A13 है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर आएंगे, पहले 3 लिखेंगे, A11 A12 A13। A11 बोलिए -4 + 4 क्या आ गया 0, A12 बोलिए -6 + 4 -2 बट +2 हो जाएगा क्योंकि इसके कारण साइन चेंज हो जाएगा। A13 बोलिए 1 आ गया। ध्यान रखना ये इनकी मल्टीप्लाई करके नहीं लेना, ये अंदर अंदर वाले लेने हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस का 6 माइनस का 5 1 हो गया, -1 हो जाएगा। A22 देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 -5 कितना हो गया -9। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 + 3 कितना हो गया 5 -5 हो जाएगा। अब A31 देखिए भाई, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस का 12 माइनस का 10 2 हो जाएगा। अब A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 -15 कितना हो गया -23 प्लस 23 हो जाएगा। ठीक है, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 4 + 9 यानी 30। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास में, कोफैक्टर्स निकाल लिए हमने।
अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इनको मैट्रिक्स में लगाइए, यानी 0 2 1 -1 -9 -5 फिर 2 23 और 13। अब इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था भाई -1, तो 1/-1, फिर एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 13। ठीक है, इस माइनस देखो यहाँ पे जब -1 आ जाए ना तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करो, बोलो क्या है 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 और -13। इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये पूछा था इसने, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स निकालिए, तो निकाल दिया हमने, ये ए इनवर्स आ गया। अब आगे बोला है इसने कि अब इस ए इनवर्स का यूज करना इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो ध्यान से देखिए पहली लाइन लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, देखिए ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी अब 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 और एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी x y z और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 11 -5 और -3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम ही तो थी, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आया था वही ये है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया था डज नॉट इक्वल टू 0 आया था, तभी तो एक डिटरमिनेंट एग्जिस्ट हुआ था। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन सिंगुलर, अब लिखना है यहाँ पे दूसरी लाइन, नॉन सिंगुलर यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या है कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होगा ax इज इक्वल्स टू b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब देखिए ध्यान से, अब हमें इसका ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, देखो ये और ये मैट्रिक्स सेम थी। ठीक है, तो इसी ए इनवर्स को यहाँ पे यूज कर लेंगे, तभी तो इसने कहा था कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए और यहाँ पे यूज कीजिए। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो x y z, एक्स मैट्रिक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स रखती, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स जो हमने निकाला था वो दिए 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 और -13। ठीक है, इंटू बी मैट्रिक्स 11 -5 -3। अब क्या करना, आपने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना मैंने बता दिया, खुद कर सकते हो। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर 2 मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, यही हमने करना है, कर सकते हो आगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, नोट डाउन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। इसने ये बताया 4 kg अनियन और 3 kg wheat एंड 2 kg राइस, इसका जो कॉस्ट है वो कितना है 60 है। इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज ₹90। इसने बताया 2 kg अनियन 4 kg wheat और 6 kg राइस, इनका जो कॉस्ट है वो 90 है। इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज 70। बताया कि 6 kg अनियन और 2 kg wheat और 3 kg राइस, इसका जो कॉस्ट है वो 70 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमने पर kg पे
सभी का क्या, ईच आइटम का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, किसका यूज़ करते हुए, मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, 1 kg अनियन क्या मान लिया मैंने, x रुपीज़ मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, x रुपीज़। फिर वही कॉस्ट ऑफ 1 kg हीट, इसका क्या मान लिया, रुपीज़ y, ठीक है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ राइस, इसका कॉस्ट क्या मान लिया, z, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, x रुपीज़ और y रुपीज़ और रुपीज़ शॉर्ट फॉर्म में z रुपीज़, ठीक है, ये z है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इसने बताया 4 kg अनियन, ठीक है, और 3 kg वीट और 2 kg राइस, इसका जो कॉस्ट हो कितना है, 60। अब एक बात बताइए, 1 kg का जो कॉस्ट है वो x है, ठीक है, तो 4 kg अनियन का क्या हो जाएगा, बोलिए 4x, ठीक है। इसी तरह से 3y और प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 60, ठीक है, इक्वेशन 1। सेकंड में देखिए 2 kg अनियन इट मींस 2x एंड 4 kg वीट यानी 4y और प्लस 6z, इसका जो कॉस्ट है कितना है, 90, ये इक्वेशन 2। नेक्स्ट वन 6 kg अनियन इट मींस 6x प्लस 3y और प्लस क्या, 6x प्लस 2y प्लस 3z दिस इज इक्वल टू 70, इक्वेशन 3। अब ये क्वेश्चन 4, 5, 6 जैसा हो गया, ठीक है, 3 वेरिएबल्स का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम करना, ठीक, उसी तरीके से। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 होने से पहले, क्वेश्चन नंबर 11 होते ही हमारे कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, 3 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं स्टार्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, तो देखिए ए जो मैट्रिक्स बनेगी, लेट ए इज इक्वल्स टू, देखिए क्या बनेगी, बोलिए 2, 1, 1, 1 -2 -1। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसमें x वेरिएबल नहीं है, तो जो वेरिएबल नहीं होगा उसके नाम का क्या ले लोगे, यहाँ पे 0 ले लोगे, ठीक है, 0, 3 -5। अब x मैट्रिक्स x, y, z और फिर b मैट्रिक्स 1, 3/2 और 9, ये हो जाए, ठीक है। अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, 1, 1, 1 -2 -1 0 3 और -5, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंडिंग मेथड से निकालते हैं, जिसमें 3 रो हो 3 कॉलम हो। अगर 2 रो 2 कॉलम होती तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे, अब एक्सपेंडिंग बाय R1 को एक्सपेंड कर दिया मैंने, यानी पहली रो को, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे लेना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस का 2, इसके साथ में ये रो आई, ये कॉलम आई कैंसिल, तो अब ये 4 एलिमेंट बच गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके साथ में प्लस का 10, इसके साथ में प्लस का 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन -1, इसके साथ में ये कॉलम आई, ये रो आई कैंसिल, इसके साथ में -5, इसके साथ में 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट +1,
इसके साथ में ये कॉलम आई, ये रो आई कैंसिल, इसके साथ में 3 और प्लस 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 10 + 3 कितना होगा 13 और 13 का 26, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे +3 कितना हो गया ये 34। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 34 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन सिंगुलर यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी बताने हैं आपने, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जो सॉल्यूशन था वो क्या बताया था, ax इज इक्वल्स टू b, ax इज इक्वल्स टू b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। देखिए जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा भाई, ax इज इक्वल्स टू b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, ये होगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये जो सॉल्यूशन निकालना है इसमें हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देखो एक्स मैट्रिक्स का मुझे पता है, बी मैट्रिक्स का मुझे पता है, क्या नहीं है अपने पास ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकाल लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिखा दो, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स के लिए हमने क्या चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 या नहीं। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट हो गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी ए के हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर निकालते हैं, यानी जो ए मैट्रिक्स दे रखी है इसका कोफैक्टर निकालते हैं। पहला एलिमेंट यानी 5, ये 2 का कोफैक्टर देखते हैं। देखिए ये रो चली जाएगी और ये कॉलम चली जाएगी। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास, ये 4 एलिमेंट बच गए है ना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए -2 की -5 के साथ में प्लस का 10 और फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको साइन चेंज करेंगे तो कितना होगा प्लस का 3, यानी 10 + 3 कितना होगा 13। साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इवन आएगा रो कॉलम का सम। A12 देखिए, यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर देखिए, इसके साथ में कौन सी रो आई, ये रो आई और ये कॉलम कैंसिल। अब ये 4 एलिमेंट बच गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस इसके साथ में, तो देखो इसके साथ में करेंगे कितना आ जाएगा -5 और ये 0, तो -5 + 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, A13 देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस एलिमेंट का निकाल रहा है कोफैक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 3, ये 0, कितना आ गया 3। इसी तरह से क्या निकाल लेंगे A21 देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गया। अब इसके साथ में -5 -3 कितना आ गया -8, साइन चेंज कर देंगे। फिर A22 सेकंड रो, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसके साथ में -10 और ये 0, -10 आ गया। A23 देखिए, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 फिर 0, माइनस का 6 हो जाएगा। A31 देखिए, थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया -1 + 2 कितना आया प्लस का 1। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -1 -3 बट +3 हो जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -1 कितना हो गया -, सारे को फैक्टर आ गए। अब इसको मैट्रिक्स में लगा देंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, पहला एलिमेंट 13, फिर 5 3 8 -10 -6 1 3 -5
ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो देखिए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज, यानी ये जो डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है इनको वर्टिकली लिखना है बस आपने, यानी 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखिए ए इनवर्स क्या होगा, अब देखिए ए इनवर्स क्या, चलो देखिए अभी अब एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया अपने पास। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था भाई, 34 आया था, 1/34 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आया अपने पास 13 8 1 5 -10 3 3 -6 एंड -5। ए इनवर्स आ गया भाई। अब सभी वैल्यूज हो गए अपने पास, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। देखिए एक्स मैट्रिक्स क्या थी अपने पास, एक्स वाई जेड ए इनवर्स क्या था 1/34 इंटू 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इंटू बी मैट्रिक्स देखिए 1 3/2 और 9, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करवानी है, तो 1/34 आप बताओगे इनकी मल्टीप्लाई, बोलिए बोलो। इस साइड की रो, इस साइड की कॉलम्स, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में 30, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3/2 2 4 जा 8 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 9 फर्स्ट रो की होगी। अब सेकंड रो की करवाइए, बोलिए कितना आया 5, इसकी -10 × 3/2 2 5 जा 10 5 3 जा 15 -15, इसके साथ में करेंगे प्लस में 27। अब देखिए इसकी करेंगे तो प्लस में 3 और -6 × 3/2 2 3 जा 6, यानी माइनस का 9 और माइनस का 45। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/34 देखिए 1/34 13 + 12 कितना हो गया 25 + 9 34, ठीक है। 5 + 27 कितना हो गया 32 -15 कितना हो गया 17, ठीक है। और यहाँ पे 3 45 ये कितना हो गया माइनस का 54 और प्लस का 3, बोलिए कितना बच गया, अरे माइनस का 54, ठीक है, प्लस का 3 तो माइनस का 51, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है एक्स वाई जेड के। जब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो एक बार इसको डिवाइड और कर दो इसके अंदर, है ना, डिवाइड और करो तो देखो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, बोलिए क्या आया 34 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे देखो 17/34 होगा, यानी 1/2, फिर माइनस का 1/3 नहीं, यानी कितना आ गया देखते हैं -15/34, इसको काटो -3/2 कितना आ गया माइनस का 3/2, ठीक है। तो देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 और वाई की वैल्यू कितनी आई 1/2 और जेड की वैल्यू कितनी आई भाई -3/2। ये वैल्यूज आ गए अपने पास में। अब ये चेक करना है कि हमारा आंसर गलत आया है सही, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, करिए, बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखोगे तो देखो पूरा क्या आएगा 2x की जगह 1 रखोगे, 1 की 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 2 और यहाँ पे क्या रखना है प्लस में 1/2, y की जगह z की जगह क्या रखना है -3/2, ठीक है। अब देखिए 2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 और -3, तो कितना हो गया 5 - 3 2/2 कितना आया 1, बिल्कुल सही आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये x y z की वैल्यूज क्या हैं, बिल्कुल सही हैं।